कैसे हैं स्टूडेंट आप सब बढ़िया? यस सर। ठीक बच्चों, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो लेक्चर आना बंद हो गया था, लेकिन अब उम्मीद है कि इधर मतलब पर डे आपको लेक्चर्स मिलेगा देखने के लिए, और फिर हम लोग सेट की लेक्चर्स को आगे और भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों क्या है कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि सेट होता क्या है, सेट का मीनिंग क्या है, सेट का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने जाना कि नंबर सिस्टम क्या होता है। खैर नंबर सिस्टम तो बहुत बेसिक चैप्टर है, क्लास 9th में या क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत कुछ, जैसे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, ये सब सारी चीज़ों को देखा बच्चों। देखो बच्चों क्या है कि सारी की सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब स्टूडेंट अगर 11th में पढ़ रहा है तो उसको बेसिक नॉलेज सब कुछ पता ही हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम पढ़ते हैं लेकिन मिस हो जाता है वो हमारे से। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको बेसिक से पूरा डीप तक नॉलेज दें। ठीक है ना? तो ठीक है, आज देखेंगे बच्चों कि सबसेट क्या होता है। आज सबसेट के बारे में जानेंगे बच्चों। ठीक है, हम लोगों का अगर देखा जाए तो अभी तक 3 टॉपिक क्लियर हो चुका है। एक हम लोग जाने कि सेट होता क्या है, एक बच्चों हाँ हम लोगों ने देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सेट बिल्डर मेथड पढ़ा, हम लोगों ने रोस्टर मेथड पढ़ा। इसके बाद बच्चों हम लोग देखें कि नंबर सिस्टम क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग रैशनल इरेशनल जाने। ठीक है ना? हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेट बताया। बच्चों टाइप्स ऑफ सेट में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को 5-6 टाइप बताया, जैसे इम्पटी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, और उसके बाद आपका फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है, अनइक्वल सेट क्या होता है, सॉरी इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। ठीक है, तो आज जानेंगे सबसेट के बारे में। उम्मीद है कि पीछे की सारी लेक्चर्स आप देख कर बैठे होंगे, और अगर आप पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स तो होगा पढ़ने में, क्योंकि अगर बीच से आप देख रहे हैं बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो दिक्कत होगा। तो बच्चों ठीक है, आइए देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आज देखेंगे बच्चों हम लोग सबसेट के बारे में। बहुत टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और जल्दी से लिखने के लिए बैठ जाइए। ठीक है, और एक बात जरूर याद रखना है कि लिखने के पहले आपको समझना है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले समझ लीजिए कि चीज़ें क्या है, उसके बाद आप उसको मतलब क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसी भी टाइप से आप लिख लीजिए। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत उसमें है नहीं। देखो बच्चों, देखो क्या है कि सबसेट जानेंगे बच्चों, सबसेट्स। ठीक है बच्चों? उपसमुच्चय, सॉरी। तो बच्चों हम लोग देखेंगे उपसमुच्चय क्या है, लेकिन उपसमुच्चय देखने के पहले आपको सारी बातें समझना होगा। ठीक है? ठीक है, देखो बच्चों क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 सेट है। ठीक है, एक सेट आपके पास A है और एक सेट आपके पास B है। बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना? मान लो आपके पास एक सेट A है और एक सेट B है। मान लो A इज इक्वल टू, मैंने मान लिया बच्चों ठीक है ना, ABCDEF XYZ, यानी कि पूरा का पूरा मैंने जो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखते हो, पूरा का पूरा जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स आते हैं उन सभी को मैंने एक सेट के अंतर्गत ले लिया। अरे भाई ये तो वेल डिफाइन है यार, ABCDEFG। अब कोई आपसे पूछेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताओ तो आप ABCDEFG ये अच्छी बताएंगे ना, आप इन्हें ना बोलोगे बस है बोलो। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो वेल डिफाइन है। अब मान लो बच्चों हम और भी सेट ले रहे हैं, मान लो एक B सेट लिया XYZ लो, मैंने बोला कि एक C सेट है
वो मैंने ले लिया वॉवेल्स, जैसे बच्चों ए ई आई ओ यू। ओके बच्चों, मान लो मैंने ठीक है एक और ले लिया, किसी ने कहा नहीं मैं एक डी लूंगा, एक और भी सेट है वो मान लो है MANO। मान लो एक और भी सेट है ई, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है बच्चों। एक और भी सेट ले लिया समझो, ठीक है ना, -5 AB। अरे टेंशन मत लो यार, अभी सब समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक आप पेशेंस बना के रखो, ठीक है, आ जाएगा सब, एक नंबर आएगा समझ में सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत धांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई जितना मतलब कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर होगा, जितना कॉन्सेप्ट हम लोग मतलब डेप्थ में पढ़ेंगे, उतना ही इजी होगा सारी चीज़ों को आगे पढ़ना, ठीक है बच्चों। सब एक चैप्टर्स आपका बनाया जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। आज आप सेट पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको रिलेशन पढ़ाएंगे हम, फंक्शन पढ़ाएंगे, आपको जेई मेंस जेई एडवांस तक के लेवल का मैथ मिलेगा, और आगे हमारा फिजिक्स भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल मैं मैथ्स के कुछ वीडियोज डाल रहा हूँ, मेरे मैथ्स के कुछ कंटेंट इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद मैं फिर फिजिक्स पे भी फोकस करूँगा। अभी बच्चों थोड़ा टाइम क्या है, थोड़ा कम है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आएगा सब, ठीक है। तो पहले देखो, लेकिन खैर क्या है ये सब तो ठीक है ना, बात की बातें हैं। देखो क्या है कि यहाँ सबसेट मैंने लिखा, पहले देखो बच्चों एक बात बताओ, आइए बात करते हैं बेटा सबसे पहले सेट बी की। बेटा ये सेट बी में देखो x y z कितने एलिमेंट है बच्चों, 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट है बच्चों x, एक एलिमेंट है y, और आपका तीसरा एलिमेंट है बच्चों z। बताओ बेटा सेट ए में क्या ये तीनों के तीनों एलिमेंट उपस्थित है कि नहीं। देखो x y z, तो सेट ए तो हमारा पूरा ABCDEFG XYZ तक है, पूरा का पूरा जो मतलब 26 लेटर्स हैं सबके सब हैं। तो सेट ए में हमारा बी का सारा एलिमेंट है, देखो x y z उपस्थित है। तो बच्चों ये जो सेट बी है ना बेटा, उस सेट ए का सब सेट कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा होता सेट बी में कि वह एलिमेंट ए में उपस्थित ना होता, तो सेट बी जो होता वो मेरा ए का सबसेट नहीं कहलाता। कुछ बातें आपको समझ में आ गया होगा। जैसे बच्चों अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख देता 5, तो x y z ये तो आपके सेट ए में प्रेजेंट है, लेकिन क्या 5 सेट ए में है, नहीं है। तो उस समय मेरा ये जो b है वह सबसेट नहीं होता। किसका सबसेट नहीं होता, ए का, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम तो 5 पहले नहीं लिखे, तो x y z, तो इसका मतलब b एक सबसेट है। समझ बात आया। अच्छा इसका मतलब बच्चों आओ अब देख लेते हैं सी वाला, AEIOU। ये हम जानते हैं कि ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स कहलाते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स AEIOU, ये पांचों एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा। देखो AEIOU, तो बच्चों गारंटी ए से लेके जेड तक अगर आप देखेंगे तो AEIOU प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब सेट सी भी सबसेट है किसका, सेट ए का। इसी प्रकार से देखो बच्चों यहाँ देखो MANO, तो MANO भी प्रेजेंट होगा, ये भी भैया सबसेट है, डी भी। इसी प्रकार से देखो E 1 2 3। अब बताओ बच्चों क्या आपको ए में कहीं 1 2 3 दिख रहा है, नहीं। तो 1 2 3 चूंकि इसमें प्रेजेंट नहीं है, हाँ कोई जरूरी नहीं 1 2 3, मान लो यहाँ ए भी लिख देते हैं आप, तो 2 तो प्रेजेंट है, लेकिन तीसरा वाला प्रेजेंट नहीं है। एक बात जान लो, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक्स्ट्रा हो, अदर हो। तो बच्चों ये आपका सबसेट नहीं है, ए का सबसेट नहीं है। -5AB, ठीक है बच्चों। बताओ ये आपके पूरे के पूरे बताओ ए में क्या उपस्थित है, सर -5 नहीं, सर ए भी तो है लेकिन -5 नहीं, तो ए भी मेरा सबसेट नहीं है। तो बच्चों आपको ये बातें तो समझ में आ गया होगा कि सबसेट होता क्या है। देखो बेटा मैं बता रहा हूं सबसेट के बारे में, यानी कि यदि मेरे पास 2 सेट हो, एक सेट हो ए और एक सेट हो बी। बच्चों अगर सेट ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, तो जो मेरा ए है वह बी का सबसेट कहलाएगा। और देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको देखो डिनोट कैसे करते हैं, इधर देखो। मान लो ए
बी का सबसेट है, मान लो ए बी का सबसेट है, तो बच्चों आप ऐसे लिखोगे, देखो ऐसे बनाओगे, ये चीज करोगे, ऐसे यू बनाओगे, लेकिन ये यू जैसे आप वर्टिकल बनाते हो ना, वर्टिकल नहीं, ये आप हॉरिजेंटल बनाओगे, हॉरिजेंटल में, समझ रहे हो ना बच्चों, ये इक्वल का निशान है, देखो ठीक है ना। इसका मतलब बेटा इसको पढ़ते कैसे, देखो ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए के सारे एलिमेंट आपके बी में मौजूद हों, आपके बी में उपस्थित हों, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, उसको डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक है। ठीक, तो आइए बच्चों मैं डेफिनेशन लिखता हूं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। ये डेफिनेशन के बाद आप देखिए मैं एक नोट लिखा हूं, मैं नोट में लिखा हूं यदि सेट ए सेट बी का सबसेट न हो, मान लीजिए अगर सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है, यानी कि ए में कुछ तो ऐसे एलिमेंट हैं इक्का दुक्का जो बी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसे देखो ये जो सिंबल बनाया हूं द्वारा व्यक्त करते हैं। अब इस सिंबल को पढ़ोगे क्या, इसको पढ़ोगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का सबसेट नहीं है, कोई दिक्कत बेटा। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो जल्दी से आप लोग ठीक है ना इस चीज को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं तुरंत का तुरंत क्वेश्चन, बस ज्यादा नहीं, कुछ ही देर में आप इसको नोट करके ठीक है ना तैयार हो जाइए, क्वेश्चन देखने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो ठीक है बच्चों, तो फिर अब हम इसको ठीक है ना इरेज कर दे रहे हैं। देखो बच्चों, देखो अब आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है बच्चों, ऐसे कर करके मैं आपको कई क्वेश्चन लगाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों देखो छोटे क्वेश्चन से क्या होता है कि हमारी कॉन्सेप्ट और क्लियर होती है, उसके बाद जब छोटे क्वेश्चंस हम लगाते जाते हैं और हमारा आंसर आता है तो हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, ठीक है बच्चों। बच्चों आप किसी भी राइटर का अगर आप बुक उठा लोगे, किसी भी मैथमेटिशियन का, तो आप देखोगे कि जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा वो बहुत इजी होता है, या एक्सरसाइज के पहले अगर वो एग्जाम्पल क्वेश्चन में है तो वो भी बहुत इजी होता है। पता है क्यों बच्चों, क्यों इजी क्वेश्चन रखा जाता है? क्योंकि बच्चों इजी क्वेश्चन पहले इसलिए रखा जाता है कि जब स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को लगाए और उसका आंसर आ जाए तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि बच्चों अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो फिर आप आगे कैसे पढ़ सकते हैं? तो आपके अंदर पहली बात तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। हम पढ़ा ही रहे हैं तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें आ जाएगी। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें उसको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा। और एक होता है बच्चों ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, लेकिन बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। देखो बच्चों एक तो होता है बेटा आपका समझ लो लोअर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, लोअर कॉन्फिडेंस जो कि मतलब अगर लोअर कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया कुछ नहीं, आपकी कॉन्फिडेंस इतनी कम है कि आपके अंदर हुनर तो है, गुण तो है, लेकिन उसको भी आप क्या बोलते हैं किसी के सामने लाने में डर रहे हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये लोअर कॉन्फिडेंस भी बहुत गंदी चीज़ होती है। इंसान के अंदर टैलेंट होते हुए भी वह इंसान को एकदम मूर्ति सा बनाए रखती है, किसी के सामने नहीं लाने देती है अपने टैलेंट को, उसको डर सा समाया हुआ। तो किसी के अंदर लोअर कॉन्फिडेंस भी नहीं होनी चाहिए, नो, ठीक है। एक होता है बच्चों आपका ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब आपके अंदर उतनी गुणवत्ता है नहीं, लेकिन हम कर देंगे, बात हो जाएगा, ठीक है ना। अरे मेरे से कैसे नहीं होगा, ले आओ हम सॉल्व करके दिखा दें, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट कुछ नहीं क्लियर है, आपको उस फील्ड में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है ना आप चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते हो। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको उस फील्ड में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ठीक है ना फिर भी हम कर देंगे, तो ये भी गलत होता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस। बच्चों इन्हीं के बीच में एक आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका होना बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या? हाँ ठीक है, मुझे आता तो नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करके खुद को बनाऊंगा,
लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा बन जाऊँगा कि मेरे समान कोई नहीं है। इसमें दोनों बातें हो गया। ठीक है, तो बच्चों कॉन्फिडेंस बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस इतने ज़्यादा हाई ना कर लो कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस तक चीज़ें अगर रहने दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बीच बीच में बच्चों ऐसे मैं आपको कुछ मोटिवेट करता रहता हूँ, तो अगर आपका समय लगता है कि मतलब हाँ कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया तो माफ़ करना, लेकिन बच्चों ये आपके लाइफ में पेट्रोल की तरह वर्क करेगा, ये ऊर्जा है। अगर हम मोटिवेट नहीं होंगे तो पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जितने भी मतलब क्या बोलते हैं क्वेश्चन दिए जाते हैं बुक्स में, मैथ्स में, वो क्वेश्चन बच्चों आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, यानी कि जो आपका ये लोअर कॉन्फिडेंस आपके अंदर विद्यमान है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में बन जाए। तो ऐसे छोटे छोटे पहले क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आगे बहुत सारा क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। देखो बच्चों पहले क्वेश्चन को आप खुद ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद फिर खुद सोच लो, बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो आप ही को करना है, बाद में मैं समझा दूंगा। चलो पढ़ लो जल्दी से। ठीक, पढ़ चुके होंगे। देखो देखो क्या कह रहा है, यदि सेट एस, बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आपको समझ में पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है ना, आप लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते ध्यान ना देके, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि सेट एस इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13, बच्चों ये आप जानते होंगे कि 1 3 5 7 9 11 13 ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, लेकिन ये ऑड नंबर्स बताओ कहाँ तक दिया गया है, केवल 13 तक, 1 से लगा के। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे ऑड्स नंबर है। तो निम्न मतलब फॉलोइंग समुच्चय यानी सेट में कौन सा एस के सबसेट होंगे, यानी कि हमको बताना एक सेट दिया गया है एस, और हमको बताना है कि नीचे 2 सेट दिया गया है, उनमें कौन सा एस का सबसेट होगा और कौन सा एस का सबसेट नहीं होगा। तो बच्चों आप जानते हो कि जिसके एलिमेंट्स पूरे के पूरे एस में प्रेजेंट होंगे वो सबसेट होगा, जो नहीं प्रेजेंट होगा वो सबसेट नहीं होगा। देखो यस, देखो बच्चों 3 5 7, अच्छा बच्चों देखो क्या क्या 3 है बेटा, बिल्कुल, क्या 5 है बेटा, बिल्कुल, क्या 7 है बेटा, बिल्कुल। तो बच्चों देखो सेट ए के सारे एलिमेंट हमारे सेट एस में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, इसलिए बच्चों हमारा जो ए है वह एस का सबसेट होगा, इसलिए हम बोलेंगे, ठीक है ना, आंसर में क्या बताएंगे बच्चों, बताओ आंसर में क्या बताएंगे, हम बोलेंगे ए सबसेट ऑफ एस, ए एस का सबसेट है। बोलो यार, अच्छा ठीक है। अब देखो बच्चों इसी प्रकार से दूसरा देखो 2 5 7, बच्चों देखो 5 7 तो है, लेकिन 2, वो जो 2 एक इवन नंबर है, और हमने कुछ देर पहले बताया कि ऊपर जो सेट एस दिया गया है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट ऑड नंबर है, विषम संख्या यार। ठीक है ना, तो बताओ बच्चों क्या 2 इसमें मौजूद है? नहीं। हाँ 2 एलिमेंट तो मौजूद है, लेकिन मेरा एक कंडीशन है कि सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। तो बताओ बच्चों ये जो हमारा सेट बी है, सॉरी यहाँ सेट बी लिखना चाहिए था, सेट बी है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ एस। ठीक है बच्चों, यानी कि जो बी है वो मेरा यस का सबसेट नहीं है। तो बच्चों ये आंसर पहला हो गया और ये आंसर दूसरा हो गया, आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। ओके ठीक है, देखो ठीक, नोट कर लो इसको पहले, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को सेट बताया, ठीक है ना बच्चों, मैं आप लोगों को सबसेट बताया और सबसेट पे एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों। पहले आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को देख लें और देखने के बाद एक बार खुद से लगा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि गलत ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन खुद से कर लो, उसके बाद फिर समझना। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर गलत भी हो गया तो जब मैं लगाऊंगा तो आप ये जानोगे कि मेरा गलत कहाँ था, मैं कहाँ फॉल्ट किया।
और अगर सही हो जाएगा तो अच्छी बात है, हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस आएगी। तो पहले खुद से ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें ही लगाना है, बाद में मैं बताऊंगा। पहले आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले खुद से 2 मिनट सोच लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलो जल्दी चलो, हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, ठीक है ना, और सोचा भी होगा क्या सही है क्या गलत है। देखो बच्चों, अभी वैसे तो मैं आप लोगों को सबसेट पढ़ा रहा हूं, लेकिन सबसेट से रिलेटेड बहुत सी प्रॉपर्टीज बताना मुझे बाकी है, बहुत से मतलब कॉन्सेप्ट और भी बताना बाकी है। अभी मैं केवल सबसेट के डेफिनेशन पे क्वेश्चन लगवा रहा हूं, सिर्फ डेफिनेशन पे क्वेश्चन लगवा रहा हूं। इसलिए सबसेट का अभी 2-3 लेक्चर्स बनने वाला है। आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होता जाएगा, लेकिन आज जितना मैंने पढ़ाया सिर्फ उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाया है। तो देखो बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन बताइए। हमको बताना सत्य है या असत्य है। मैं इंग्लिश भी लिख दिया हूं, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देखो बच्चों, आओ देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ कह रहा है ए सबसेट ऑफ बी, कह रहा है अगर ए बी का सबसेट है एंड बी सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट है। हमारे पास 3 सेट है यार, ए बी सी। ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है। तो कह रहा है ए यानी जो पहला वाला होगा वो सी का यानी तीसरे वाले का सबसेट होगा। अब पता नहीं होगा या नहीं होगा तो देखेंगे, लेकिन बच्चों सही बताऊं तो ये सत्य कथन है। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगा, और आगे जब मैं सेट की प्रॉपर्टी कल पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर्टी में भी ये बात आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेट की अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। यानी हमारे पास 3 सेट है, ए बी सी। पहला वाला दूसरे का सबसेट है, दूसरा वाला तीसरे का सबसेट है, तो पहला वाला तीसरे का सबसेट होगा। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं बच्चों, मैं पहला क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूं अभी। देखो बच्चा, 2 मिनट बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों, पहले ए बी का सबसेट है, तो गारंटी है ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होने चाहिए। चलो ए बराबर मैं मान लेता हूं बेटा, ए बराबर मैं मान लूं 1 2। अगर मैं ए बराबर 1 2 माना हूं तो गारंटी है कि हमको बी में 1 2 तो मानना ही मानना है, उसके अतिरिक्त कुछ भी और भी मान सकता हूं, और ना भी माना तो भी चलेगा, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए, यानी 1 और 2 तो बी में होना ही चाहिए। अरे बोलो यार, तो b इज इक्वल टू 1 2, चलो एक एलिमेंट और मान लिया 5। अब देखो ए बी का सबसेट है। अरे हाँ ना, बोलो यार। देखो क्वेश्चन में कहा था कि ए बी का सबसेट है, एक कंडीशन था। फिर क्या कह रहा है, बी सी का सबसेट है, यानी कि अब एक सबसेट और मानूंगा सी, और सी में 1 2 5 तो मौजूद होने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता हो, चलेगा, लेकिन 1 2 5 होने चाहिए, क्योंकि बी सी का सबसेट है। तो चलो भैया, सी इज इक्वल टू मैंने मान लिया 1 2 5 7 11, लो मान लिया। अब बताओ बेटा, अब देखो ए बी का सबसेट है कि नहीं है, क्वेश्चन में कहा था। बी सी का सबसेट है कि नहीं, क्वेश्चन में कहा था। देन कह रहा है ए सी का सबसेट होगा, यानी ए के सारे एलिमेंट सी में होंगे। देखो ए का एलिमेंट है 1 और 2, यहां देखो 1 और 2 बिल्कुल मौजूद है। बताओ ये कथन, ये जो स्टेटमेंट है वो सत्य है या असत्य है? सत्य है। गुड, ठीक, आगे समझे? तो ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है बच्चों, ठीक है। चलो ट्रू, सही है, ठीक है बच्चों। अब आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के, यानी पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, कंफर्म है। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक सेट है x और एक सेट है y, x और y 2 सेट दिया है। कह रहा है क्या x y का सबसेट होगा, क्या x y का उपसमुच्चय होगा। हम कहें ठीक है भैया, देखते हैं उपसमुच्चय होगा या नहीं होगा। बच्चों क्या करते हैं, देखो सेट x में एक आपको ठीक है ना एक्सप्रेशन दिया है, और इस एक्सप्रेशन में बोला जो n है वो नेचुरल नंबर है। बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 पढ़ा चुका हूँ यार। तो चलो भैया 1 2 रखो, तो भैया चलो सबसे पहले 1 रखो। अगर बेटा यहाँ पे 1 रखोगे, सोचो मतलब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे बेटा हम 1 रखेंगे तो बताओ 4 का पावर 1 4, यहाँ पर 1 रखेंगे
-3 और यहाँ +1, तो बताओ 4 और 1 मिलके 5, 5 में से 3 गया 2। तो बच्चों बताओ आपका पहला एलिमेंट बताओ 1 रखने पे क्या आ रहा है बताओ, एक मिनट बताओ। जब आप 1 रखे हो n बराबर 1 रखे हो तो उस समय x का पहला एलिमेंट क्या आ रहा है बताओ, x क्या आ रहा है बताओ 2। बहुत अच्छा, देखो वीडियो में आ रहा है क्या वो, ये पार्ट नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इधर ज़्यादा जगह है ना, ठीक है। देखो जब बच्चों में n बराबर 1 रखा तो हमने देखा जो मेरा x है, x वाला जो सेट है वो बताओ कितना आया पहले 2। आइए 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16। 2 का सॉरी हाँ 4 पे पावर 2 लगाओगे तो 16 हो गया 16, और यहाँ 2 रखोगे, 2 में 3 का मल्टीप्लाई -6, 16 में से 6 गया 10 और +1 11। बहुत अच्छा, ये आपका हो गया 11। कोई दिक्कत? अच्छा आइए बात करते हैं 3 भी रख लो यार, 3 रख लो, 3 रखोगे 3 का बताओ 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 4 × 4 × 4 16 4 जा 64। यहाँ 4 रखो, 4 में 3 का मल्टीप्लाई -12, 64 में से 12 गया बच्चों, कितना बचेगा बताओ 10 जाएगा 54 बोलो, और 2 जाएगा 52 में 1 जोड़ो बताओ 53। ऐसे बच्चों डॉट आप आगे रखते रहोगे। बताओ n = क्या रखा बताओ, n = एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार। आइए बात करते हैं अब, ठीक है ना, y वाले का। y भी चलो भैया 1 2 3 रखा जाए। देखो y वाला इक्वेशन अपना ये है, पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, ऐसे रखते जाइए, 2-3 एलिमेंट निकालिए। चलो 1 रखोगे, 1 में 1 का मल्टीप्लाई सॉरी वहाँ 1 रखो, 1 में से 1 गया 0 में 9 का मल्टीप्लाई 0 हो गया। अरे बोलो यार। फिर यहाँ बच्चों क्या रखोगे आप 2 रखोगे अब, क्योंकि बोला है यार नेचुरल नंबर है। 2 में से 1 गया 1, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा बताओ 9। अच्छा फिर यहाँ 3 रखोगे, 3 में से 1 गया बच्चों 2 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे 18। ठीक है, एक और भी रख लो, 4 में से 1 गया 3 में 9 का मल्टीप्लाई 27। अब देखो बच्चों एक बात आप लोग बताइए, कह रहा x y का सबसेट है, क्या आपको 2 दिख रहा है इसमें? क्या आपको 11 दिख रहा है इसमें? बताओ क्या x के एलिमेंट्स आपके y में मौजूद है? तो क्या ये सबसेट है? तो बताओ ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? फॉल्स है भैया। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये क्या बताओ? फॉल्स स्टेटमेंट है। अरे बोलो यार। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आइए बात करते हैं तीसरे का, ठीक है ना, आइए बात करते हैं तीसरे का। देखो कह रहा कि एक सेट है P, दिया x सच दैट x² - 5x + 6 = 0। बच्चों ऐसा एक्सप्रेशन बार बार लाया हूं, मैं जानता हूं कि इसमें जब 2 रखोगे और 3 रखोगे तो ये जाके सेटिस्फाइड करेगा। 2 रखोगे तब भी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, 3 रखोगे तब भी 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इसका जो जीरोज है, इसका जो आपका रूट्स है वो 2 और 3 होगा। तो गारंटी है कि अगर P को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो एक आएगा 2 और एक आएगा क्या बच्चों 3। इसी प्रकार से बच्चों Q की बात करें, x सच दैट x² - 9 सॉरी यहाँ पे x² - 9 = 0 लिख रहा है बच्चों, ये एक इक्वेशन है = 0। बताओ एक बार 3 रखोगे तब भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, एक बार -3 रखोगे तब भी हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा Q आ रहा है वो बताओ कौन कौन सा आ रहा है बताओ? 3 और -3। बहुत बढ़िया, एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है बच्चों क्या -3। बेटा एक बात बताओ, कह रहा कि P सबसेट ऑफ Q, P जो है Q का सबसेट है, यानी P का सारा एलिमेंट Q में है। बच्चों 3 तो है लेकिन क्या 2 है? तो क्या ये सबसेट होगा? स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? बहुत अच्छे, समझ में आ गया होगा। तो आज मैं सबसेट की कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं आपको बताया बच्चों, कि सबसेट क्या होता है, सबसेट की डेफिनेशन क्या है। सबसेट पे मैं 1-2 क्वेश्चन भी लगवा दिया, लेकिन सबसेट की कहानी अभी रुकी नहीं है, सबसेट की कहानी अभी चलती रहेगी। लेकिन इसको आपको देखना है आगे, मैं इसकी प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, सुपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले जितनी भी पीछे वीडियोज है आप उन वीडियोज को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक
लिंक दिया गया है, ठीक है ना। आप वहाँ से हमारी सारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसकी वजह से आगे जितने भी वीडियो जाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों अगर शिद्दत से जुड़े रहोगे तो कभी हार हो ही नहीं सकता है, बस जुड़े रहो, यही हमारा आपसे राय है, ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िए और घर पे खूब अधिक से अधिक न्यूमेरिकल लगाइए, क्योंकि बिना आप न्यूमेरिकल लगाए आगे नहीं बढ़ सकते हो, एक टीचर कितना भी क्यों ना पढ़ा दे। तो आप खुद से खूब सारा क्वेश्चन लगाओ। जब मेरे पास या किसी भी टीचर के पास आप जब पढ़ लोगे तो आपको क्या है कि जो बुक की एक लैंग्वेज है वो समझ में आने लगता है, और जब एक बार बुक की लैंग्वेज समझ में आने लगता है तो हम खुद ब खुद पढ़ना चालू कर देते हैं, खुद ब खुद स्टडी करते हैं। लेकिन जब तक हम अपने खुद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसके पहले कहीं सेट नहीं पढ़े हैं या कोई भी चैप्टर हो, अगर इसके पहले किसी भी टीचर से नहीं पढ़े हैं, तो बच्चों उस टाइम पे क्या होता है कि अगर हम किताब लेके बैठते हैं तो हमको बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें होती है जिसमें डाउट रहता है ये क्या है क्या नहीं है। तो हमको जो किताब का लैंग्वेज होता है, जिसको कहते हैं किताबी भाषा, वो समझ में नहीं आता है। तो क्या है बच्चों, अध्ययन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले एक बार जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का मतलब कहीं से किसी भी टीचर से, चाहे वो अपने क्लासरूम में, चाहे वो यूट्यूब पे या किसी से, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे से, जिसको आपको समझ में आए आप वहाँ पे पढ़ के पहले अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद फिर खुद से स्टडी करिए कि वो चीज़ें क्या है, और उसके और भी डीप में जाइए, क्योंकि बच्चों डेप्थ, पढ़ाई के डेप्थ का कोई सीमा नहीं है कहाँ तक जाएगा। आप जितना पढ़ लो उतना कम, जितना पढ़ लो उतना कम। लेकिन उम्मीद यही है कि अगर मैं आपको पूरी की पूरी चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ तो उसमें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूँगा, और बच्चों में सिर्फ प्रयास ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। चलते चलते नाम तो सुना ही होगा।